पूरे शिक्षा व्यवस्था में क्रांति की जरूरत है। खाली एक शिक्षा मंत्री के यहाँ पे उनको बर्खास्त कर देने से काम नहीं चलने वाला है। अब ये जो लड़ाई है ये पूरे शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने की बात है, पूरे शिक्षा व्यवस्था को बदल देने की बात है। और पूरे शिक्षा व्यवस्था को जब हम बदलने की बात कर रहे हैं तो वो नया शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा? हम देख रहे हैं कि इस देश में एक तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल वाली शिक्षा व्यवस्था और गरीबों के लिए सरकारी स्कूल वाली व्यवस्था। ये जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं पहले तो जाके जांच कर ले। मुझे लग रहा है संभावित यही है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ इस तरह के बातें कर रही है, या उनका जो मीडिया है यहाँ पे आकर के उस तरह की बातें उछाल रहा है। ये जांच का विषय हो सकता है कि क्यों इसी संगठन को या इसी मूवमेंट को ज्यादा तो जो विपक्ष में लोग हैं वो भी तो इसको देख रहे हैं ना। देखिए इस मूवमेंट खुला समर्थन में नहीं कर रहे इसका। इस मूवमेंट की सीमाएं हैं, इस मंच की सीमाएं हैं। मैं उस सीमाओं के बारे में बात अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, पर इनकी सीमा है। सीमा ये कि आप एक मांग के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये पूछ सकता है आपसे कि आप खाली इस्तीफा अगर दे दिया तो आगे क्या? या अभिजीत दीप के दलित है इस वजह से इसको बदनाम किया जा रहा, उसकी भी संभावनाएं हो सकती है। मैं उस संभावनाओं को नहीं दरकिनार कर रहा हूँ, पर मूल ये है कि ये मंच क्या एक व्यापक बदलाव की बात कर पा रहा है। क्योंकि ऐसे देखा जा सकता है जब 6-7 दिन में 22 मिलियन लोग इनसे जुड़ सकते हैं और 22 मिलियन लोग जुड़ने के बाद इन्होंने जब जय भीम बोला उसके बाद उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। देखिए ये बात है, कुछ हद तक ये बात कही जा सकती है, परंतु आप जैसे अलग अलग प्रदर्शनों में लोग इकट्ठे होते हैं, आप देखेंगे शनिवार और रविवार को लोग इकट्ठा ज्यादा होते हैं क्योंकि इस समय फ्री होते हैं, छुट्टी मिलती है यहाँ पे आने के लिए। वीकडे में किसी के भी प्रोटेक्ट में मुझे नहीं लगता है कि लोग एक सीमा से ज्यादा जाते हैं, तो वो कुछ समय और दिन की भी दिक्कतें होती है। हाँ, पर जो अलग अलग लोगों से जो अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, जो छात्र आए, जो युवा आए, उन्होंने उनसे जो बात करके मालूम चला। भाई आप तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं दिल्ली एनसीआर के जो प्रगतिशील लोग हैं वो बहुत ही ना के बराबर यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने भी तमाम आंदोलन देखे, वो लोग बड़ी तादाद में आते थे, लेकिन इस आंदोलन में वो प्रगतिशील लोग नहीं आ रहे ना। ये सवाल उनसे पूछा, ज्यादातर संख्या में नजर आ रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि एक हिस्सा वो आ रहा है, पर बाकी युवा भी यहाँ पे आ रहे हैं। दलित के साथ बाकी युवा भी आ रहे हैं। दलित आ रहा है, एक हिस्सा आ रहा है जो त्रस्त है, और वो तो ज्यादा जागरूक है जिनको आना चाहिए। यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा ना। देखिए मैं इस सवाल को दूसरे तरह से मैं चेंज करता हूँ। क्या हमने खाली नीट की जब हम बात कर रहे थे, हम खाली पैसे वाले बच्चों की मांग नहीं बन के रह गई है। नीट कितने बच्चे दे रहे हैं सवाल किया जाए, क्योंकि ये सवाल मेरे से भी लोग पूछते हैं कि भाई ये नीट का बच्चा कहीं नहीं आ रहा, उसी का पेपर लीक हुआ, उसी को खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है, वही बच्चे क्यों नहीं है? तो सवाल अब यहाँ पे अमीर गरीब का बनाने की जरूरत है इसको, कि नीट कितने बच्चे दे रहे हैं? 22 लाख बच्चे। तो बच्चे कौन है? कौन नीट की कोचिंग कर पा रहा है? कौन प्राइवेट स्कूल में जा पा रहा है? सवाल ये बनता है। आपका जो सवाल है वो एकदम जायज सवाल है, और ये लोग सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाई नीट वाले बच्चे कहाँ हैं? ये सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, और नीट के बच्चों को आगे जवाब देना चाहिए कि भाई आपके लिए एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, आपके पेपर लीक के खिलाफ, क्योंकि उस सेक्शन में 22,000 तो होते कम से कम। यहाँ आप 10% ले आते, छोड़िए 22 लाख का, आप 10% आप 1% ले आते, 2200 ले आते। आप शुरुआत में उतना पॉपुलेशन रहा, आप 5000 कर दीजिए। आप नीट में 22 लाख तो बच्चे हैं ही ना, 5000 नहीं आ सकते क्या? वही आंदोलन वही घूम के जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बात कही कि जय भीम के नारे लगना, दीप को कहना कि मैं दलित हूँ। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या इन नारों का क्या असर पड़ा है इस आंदोलन पे, लोगों के जुड़ाव पे। मेरा जो मानना है, क्योंकि पहले दिन जो 6 तारीख को पहली बार इसका प्रोटेस्ट हुआ, करीब 2000 के आसपास लोग, 2022। फिर 20 तारीख को जब होता है प्रदर्शन, उसमें 2000 से नीचे, कमोबेश 1000 से 2000 के बीच में रहते हैं। बाद में जो उसके बाद जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ता रहा है, लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से ड्रास्टिकली कम हो गई है कि एक टाइम पे 1000 थी फिर 100 हो गई, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कॉन्स्टेंटली एक संख्या बनी हुई है। पर ये जांच का विषय है, ये विश्लेषण का विषय है कि क्या कुछ नारे लगाने की वजह से कुछ लोग दूर हुए? मुझे इस पर डाउट है। मेरा जो मानना है कि हम एक जो बड़ा हिस्सा है जो गरीब, जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ, उन युवाओं की मांग, क्योंकि
बहुत बार उठती हुई दिख नहीं रही है, उन तक हम एक्सपेंड कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा, हम जो पूरा नीट को लेकर के कई बार सेंटर में भाई मेरे मन में भी ये सवाल उठता है, जैसे आपने भी कहा, जिन लोगों के आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, और ये दलित ही पिछले क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी? ये एकदम वाजिब सवाल है। ये इस सवाल का जवाब तो केस आपके ऊपर होगा, मुकदमे आपके ऊपर होंगे, लाठी आपके ऊपर होगी चलेगी, और मजा मलाई कोई दूसरा खाएगा। देखिए, ये इस सवाल का जवाब मैं भी दूंगा, पर मैं चाहूंगा कि ये जो मेन कोऑर्डिनेटर है, मेन स्पोक्स पर्सन है, इनका एकदम इन तीखों सवालों का जवाब आप उनसे भी मांगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। पर ये बात सच है कि भाई गलती हुआ है, और खाली यहाँ पे जो यूथ आ रहा है वो एक उम्मीद से आया। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक उम्मीद थी, बहुत लंबे समय से कुछ इस तरह के ये कहा जा रहा था कि प्रदर्शन नहीं हुआ, कि जंतर मंतर पे लंबा प्रदर्शन हो रहा है। किसी दलित पिछले का नेतृत्व पसंद नहीं है लोगों को इस पूरे देश में। सब उसमें नेतृत्व में सब दलित है ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं फिर से कहता हूँ कि ये विश्लेषण का विषय है कि क्या इस वजह से लोग छटके हैं, क्या इस लोगों के पीछे वजह से लोग कम हुए हैं, या मामला दूसरा है। मामला ये भी हो सकता है कि हम उन बहुत सारी मांगों को सेंटर इस पूरे मूवमेंट का सेंटर बना ही नहीं पा रहे, या सेंट्रल कंसर्न बना ही नहीं पा रहे। उस युवा का एक बड़े हिस्से का, जिनकी बात कर रहे हैं हम, दलितों का वो बड़ा युवा अभी भी गांव में है। मैं जानता हूँ कोई नीट की तैयारी कर रहा है, वो 5-10 लाख रुपए कोचिंग सेंटर में 5 साल देगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी बाई चांस 1-2% को दलित पिछड़ा हो जो इतने पैसे खर्च कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता कोई लोग इतना खर्च करेगा। मैं जिस जिले से आता हूँ, मुझे नहीं लगता वहां से किसी नीट का एग्जाम दिया हो किसी दलित। एकदम सच कह रहे हैं। आज भी गांव में जो दलितों की स्थिति बहुत भयावह है। कुछ एक हिस्सा ऊपर बढ़ा है, वो कर पा रहा है कोचिंग, इसका मतलब नहीं है कि सारा दलित कर ले रहा है, बहुत छोटा हिस्सा। 272% अगर जा भी रहा है तो वो 12वीं का डिस्टेंस में जा रहा है, नहीं तो नीट की तो परीक्षा दे ही नहीं रहा है। तो और दलित का जो एक गरीब होगा, बहुसंख्यक तो दलितों का गरीब ही है ना, वो गरीब कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में भाई टीचर नहीं है, साइंस का स्ट्रीम नहीं है। साइंस का किसी स्कूल में अगर कोर्स है तो वहाँ फिजिक्स का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। उस स्थिति में तो लाइब्रेरी नहीं है, टीचर नहीं है, पानी के टैंकर में मछली छिपकली पाई जा रही है, मच्छर है, ठीक है। और उन स्कूलों से पढ़ के आप किसी भी दलित बस्ती चले जाइए, क्या स्थिति है? एक रूम का कमरा है, 4 लोग उसमें रह रहे हैं, उसी घर में खाना बनेगा, उसी घर में आदमी सोएगा, मेहमान भी उसी में आएगा, उसी में टीवी, उसी में आपको पढ़ना। माहौल कहाँ है? मतलब तो उसकी सोच से बाहर है, उसको मालूम ही नहीं है कि सब कुछ चीज होता भी है। आप जाके किसी सरकारी स्कूल में पूछिए कि नीट कुछ सुना है उसने। आप बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के बारे में सुनते हैं, या जिन स्कूलों में थोड़ी सी अच्छी स्थिति वाले बच्चे आ रहे हैं उनसे सुन पाएंगे। आप छोड़िए नीट की परीक्षा की बात, आप जाके किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पूछिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज है, भूल जाइए नीट जेई। आप उनसे जाके पूछिए कि कौन कौन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। 12वीं का 2-3 साल पहले आंकड़ा आया था कि दिल्ली सरकार जो सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हिंदी ठीक से नहीं पढ़ने आ रही है, अंग्रेजी छोड़ दीजिए पढ़ना, तो वो क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई करवाई जा रही है उनसे। दिल्ली सरकार ने बहुत तारीफ की अपनी, बहुत सीना ठोका अपना कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत सुधार दी। जर्मनी में जाके प्रचार किए हुए हैं कि जर्मनी वाले हमसे पूछ रहे हैं कि पेंट पोतने से कोई स्थिति अच्छी थोड़ी हो जाती। आपने कई स्कूल बंद किए, कुछ जो स्कूल थे प्रतिभा नाम से चल रहे थे उनको आपने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिया आपने। मामला ये है कि जब आप ये बना रहे थे 85 लोगों को पढ़ा रहे हैं ना अपन स्कूलों में, टोटल 3 स्ट्रीम मिला के 11वीं-12वीं में कितने बच्चे आप पढ़ा रहे हैं? 150, 300 क्या 300 बच्चे क्या दिल्ली की जनसंख्या खाली 300 बच्चों को पढ़ा पाएगी, अच्छी व्यवस्था दे पाएगी, अच्छी स्कूल दे पाएंगे? बाकी स्कूलों की स्थिति का क्या हुआ? जरूरत यहाँ पे थी कि आप जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में जो अंतर है, जो गैर बराबरी है, आप उसको खत्म करना चाहिए था। वो जैसे सेंट्रल स्कूल में सर जो हम सोच रहे हैं उससे स्थिति बहुत बदतर, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, बहुत नीचे जाके आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ सरकारी स्कूल कैसे बटे हुए हैं। सेंट्रल स्कूल में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे जाएंगे, प्रतिभा में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे जाएंगे, और जो सर्वोदय बाल विद्यालय है उसमें जाएंगे शहरी मजदूरों के बच्चे। नवोदय विद्यालय है जो गांव में अलग अलग जगह पे, वहां जाएंगे जमींदार, जो वहाँ के लोकल जो एलीट है, रूलिंग एलीट है, उनके पास वो नवोदय में जाएंगे, एंट्रेंस क्लियर करेंगे। जो खेतों में काम कर रहे हैं, खेतिहर मजदूर है जिसका बहुसंख्यक हिस्सा दलित है, वो तो प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी चरवाहा विद्यालय में। चरवाहा वहाँ पे ऐसे स्कूल है, बिहार के ये जहानाबाद का
किस्सा आया था कि एक ही स्कूल में एक बोर्ड को पार्टीशन कर दिया गया, एक बोर्ड पे 6वीं क्लास का टीचर पढ़ा रहा है, एक बोर्ड पे 5वीं क्लास का टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे तो पढ़ाई हो रही है। अब ये तो फिर भी मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की स्थिति है भाई। दिल्ली के स्कूलों के, आप सरकारी स्कूलों में चले जाइए, सरकार ने ढिंढोरा खूब पीटा। जब मनसा ही ना हो किसी की सिस्टम को, व्यवस्था को सुधारने की, तो फिर क्या किया जा सकता है उसके लिए? एक चीज है, क्या हम अल्टरनेटिव दे पा रहे हैं? कोई भी सरकार आए वो किसी की मनसा ही नहीं है ना। देखिए, आजादी के बाद से ही हमको इसका रूट खोजना पड़ेगा कि अभी इस स्थिति में हम क्यों हैं। 2009 में हमें मिलता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हमें 1950 में मिल जाना चाहिए था, वो हमें 2009 में मिला, और वो भी 8वीं क्लास तक का। 8वीं के बाद क्या करेंगे? और एक बड़ी आबादी जो गरीबों की, जो खेतिहर मजदूरों की है, दलितों की हम बात कर लें अगर, तो वो भाई 8वीं के, उनके पास तो पुराना स्किल है, गटर साफ करे, पैखाना साफ करे, स्वीपर का काम करे, वही काम करते रह जाएंगे, मजदूरी करे। उनको उनके जीवन से, पुराने काम से बेहतर, उनके पुराने काम से बाहर निकालने का जो एक महत्वपूर्ण जो काम था, शिक्षा, ना आपने वो किया, ना उनको जमीन आपने दी। उनकी स्थिति वही की वही रह गई। आज भी इसीलिए उस समुदाय, उस कम्युनिटी का एक जो बड़ा हिस्सा है पुराने काम कर रहा है। आप क्या बदलाव ला पाए हैं? 8वीं तक पढ़ा रहे हैं आप, 8वीं के बाद क्या करेंगे? राइट टू एजुकेशन तो आपने फंडामेंटल राइट 8वीं तक ही दिया ना आपने, 8वीं के बाद क्या करेंगे? और ये चीज आपने किया था 1950 में, क्यों नहीं किया? 2009 में किया आपने। तो 2009 में भी किया तो आपने 8वीं क्लास तक मतलब, तो बड़े शर्म की बात है। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले नाम के एक अर्थशास्त्री थे, नाम सुना होगा आपने उनका, क्योंकि ये बहस चलती है कि हमारे पास जब संविधान बनाया जा रहा था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, स्थिति नहीं थी। 1912 में उन्होंने अंग्रेजों की असेंबली में ये बिल पेश किया था कि अंग्रेज जितना हमसे लूटते हैं उसका एक बहुत छोटा हिस्सा अगर यहाँ पे खर्चा कर दिया जाए कि सबको एजुकेट किया जा सकता है। ये 1912 की बात बता रहा हूँ। 1950 में तो किया ही जा सकता है, जब हमारे पास पावर आया था। नहीं किया हमने, भूल हुई, इसका जांच होना चाहिए, इनसे सवाल किया जाना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। 2009 में दिया आपने, मतलब आपने करीब 58 साल बाद वो चीज किया, 59 साल बाद आपने वो चीज किया। 59 साल पहले अगर आपने वो किया होता तो कितना बदलाव आ सकता था। आपने किया भी 8वीं तक। ये क्या कहा जाता है कि एक बड़ी आबादी को अगर एजुकेट कर दिया जाएगा तो फिर मजदूरी कौन करेगा, गटर साफ कौन करेगा? ये सवाल राइट टू एजुकेशन मिलने के टाइम पे भी बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में। ये कुछ बड़े नेता ने ये बात भी कही थी कि सब पढ़ लिख जाएगा तो हमारे खेत में मजदूरी कौन करेगा। ये पता कीजिए, जिन्होंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे संविधान में, आज भी कहते हैं ना, आज भी कहते हैं लोग, ये जो कहते हैं ना, ये पार्टी भी कह रही है कि पढ़ा लिखा आएगा तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, देश सुधरेगा। मेरा सवाल है निर्मला सीतारमन अब ये फाइनेंस मिनिस्टर, पढ़ी लिखी नहीं है, जेएनयू से पीएचडी की हुई है वो। एस जयशंकर जेएनयू से पीएचडी की हुए हैं वो। मतलब मनमोहन सिंह पढ़ाते थे किसी टाइम पे ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। कौन पढ़ा लिखा नहीं है? अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो आईएएस है, ब्यूरोक्रेट है, इतने सालों में इतने आईएएस ब्यूरोक्रेट है, तो पढ़े लिखे ही थे ना। ये जो बात चलती है ना कि पढ़ा लिखा, ये भी जिम्मेदार रहे लोग, बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहे। इनको तो मालूम था कि क्या चीजें हो रही है। इम्प्लीमेंट करना तो ग्राउंड पे ब्यूरोक्रेट का काम था ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनका काम था। इनको नहीं दिख रहा था कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। इनको तो कटघरे में लेना पड़ेगा। तो ये जो गलत फहमी लोगों के बीच में है, मोदी जी ने कहा ना पिछले 2-3 साल से, वो कह रहे हैं कि जो मेघालय की जो शिक्षा नीति है हम उसको गुलामी की जो प्रतीक है उसको हम खत्म करेंगे, नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, वो उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। तो मैकॉले की क्या शिक्षा नीति थी? मैकॉले की शिक्षा नीति ये थी कि अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, एक सबको नहीं पढ़ाया जाएगा। मैकॉले की शिक्षा नीति यही थी कि हम कुछ लोगों को इंडिया से पढ़ाएंगे जो टेस्ट में इंग्लिश होंगे, ठीक है, कलर में इंडियन होंगे, टेस्ट और उनका बाकी सारा चीज होगा वो सब इंग्लिश होगा, सोच में इंग्लिश होंगे, वो टेस्ट में इंग्लिश होंगे, और उनका जो रंग होगा बस वही इंडियन होगा। तो यानी कि आपने उसी तरह के तो लोग बनाए, आपने उसी व्यवस्था को तो कंटिन्यू किया। मैकॉले ने भी एलीट खाली कुछ लोगों को पढ़ाने की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ लोगों को पढ़ाने की बात की। इसीलिए तो आप 1950 के बाद खाली कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस या इंस्टीट्यूट ऑफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखते हैं, IIT, ठीक है, जेएनयू। आपने जिले जिले में सबके लिए स्कूल क्यों नहीं पहुंचाया? जिले जिले में सबके लिए जेएनयू, जिले जिले में सबके लिए DU क्यों नहीं बनाया? आपने IIT बनाया कि देश के जो अमीर हैं IIT जाएंगे, कार का डिजाइन बनाएंगे। आपने पॉलिटेक्निक बनाया कि देश के मजदूर जो होंगे वहां जाके उसमें टायर लगाएंगे।
ठीक है, आपने पॉलिटेक्निक बनाया, ITI बनाया, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वेल्डिंग कराएंगे। आप फ्रिज और टीवी ठीक करना सीखिए। पैसे वाले बनाएंगे डिजाइन, वो बनाएंगे डायग्राम, गरीब मजदूर वहां पे जाके लगाएगा, नट बोल्ट कसेगा। एक बड़ी सोची समझी रणनीति के अनुसार किया जा रहा है ना सब कुछ। ये तो आप राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए, या फिर उसके बाद जितने भी आई शिक्षा पे आई कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए, उनमें सब में समान शिक्षा की बात नहीं की गई है। समान शिक्षा का मतलब है कि बच्चा चाहे राष्ट्रपति का हो या चपरासी का, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर 1950 में ये बात हुई होती तो इंदिरा गांधी मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड गई है, और उनकी उम्र की बहुत सारी जो गांव में बूढ़ी औरतें हमारी नानियां दादियां रही होंगी, वो तो स्कूल ही नहीं पहुंच पाई होंगी। वो तो स्कूल अपने साथ ले जाती थी, बोरिया होता था कट्टा गांव में, लंगड़ा मास्टर पढ़ाने आता होगा हर पीपल के पेड़ के नीचे, वो आती थी स्कूल समेट के अपने साथ लेकर चली जाती थी। पीपल का पेड़ जरूर होता था। तो इंदिरा गांधी तो पढ़ गई मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से, बाकी जो महिलाएं थी उनके लिए क्या था? ये खाली मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कुछ ही लोगों के पढ़ाने के लिए शिक्षा नीति बनाई थी। भाई हमारी पूरी सिस्टम पे बात होगी, लेकिन एक आंदोलन से जो लोगों के मन में भी है, क्योंकि प्रोटेस्ट एक है, सबका खोज एक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हंगर स्ट्राइक चल रही है उसमें कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं और एक आदमी मंच पर बैठे हुए हैं। क्या जो लोग नीचे बैठे हैं उनको भी क्या मंच पर जगह नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आता है कि ये पहली बात तो ये भूख हड़ताल क्यों लिया? ये जन आंदोलन चल रहा था, जन आंदोलन को ज्यादा फोकस में रखना चाहिए हमें, कि जनता के मुद्दे को लाना चाहिए और इसको व्यापक बनाना चाहिए। भूख हड़ताल लास्ट स्टेज होता है, और भूख हड़ताल जब हम करते हैं तो फोकस मुद्दों से कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है आंदोलन को केंद्रित किया जा रहा है, एक जगह पॉइंट किया जा रहा है, ये क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसकी संभावनाएं तो दिख ही रही है कि आप एक जगह पे चीज को केंद्रित कर दे रहे हैं। अब आप मुद्दे से ज्यादा आप कहीं भूख हड़ताल पे तो फोकस आपका नहीं हो गया है। मुद्दा गायब होके फोकस अगर भूख हड़ताल पे हो गया तो ये तो जांच का समझने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है, और ये जांच का विषय है। और जैसा आपने सवाल पूछा कि लोगों में बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, और अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो उनका मुकम्मल जवाब दिया जाना चाहिए। अभी जिससे भी परसों पूछा, उन्होंने कहा कि मंच छोटा है हमारा, उनके मंच तो काफी बड़ा, एक आदमी तो है ऊपर, अभी और भी 2-4 लोग आ सकते हैं उसको देखिए। मतलब ये अब मुझे ये मंच छोटा बता दिया गया है। अब क्या रैशनल है उनके पीछे ये आर्गुमेंट देने का, ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप कभी मंच के अंदर जाइए, स्पेस देखिए, पूछिए कि क्या ये किया जा सकता है। अव्वल तो ये है कि हमें मुद्दे पे फोकस रखना चाहिए। कंपटीशन भूख हड़ताल पे होने लगा है कि कोई कंपटीशन इस बात पे कर रहा है कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मतलब इस पे कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन इस पे होना चाहिए कि हम मुद्दा कौन सा रख रहे हैं, क्या हम उन मुद्दों को ला पा रहे हैं जिन मुद्दों को मुख्य धारा का जो स्टूडेंट मूवमेंट होता है या यूथ मूवमेंट होता है, क्या हम उन मुद्दों को सामने ला पा रहे हैं? क्या हम बहुसंख्यक गरीब, दलित, पिछड़े हुए लोगों का, सरकारी स्कूल से आने वाले बच्चों का जो मुद्दा है वो सामने ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे? ये सवाल होना चाहिए। अगर ये सवाल नहीं है, और अब सवाल कुछ और हो चुका है, मुद्दा कुछ और हो चुका है, डाइवर्ट हो चुका है, तो उस पर तो सोचने की जरूरत है। बड़े स्तर पर देश के युवाओं और आम जनता के बीच में एक असंतोष था, वो नौकरी को लेकर के हो या कॉलेज में दाखिला ना होने को लेकर के हो, पेपर लीक को लेकर के हो, या पेपर अलग अलग एग्जाम के कैंसिल हो जाने को लेकर के हो। पिछले कई सालों से एक इस सरकार और व्यवस्था के खिलाफ एक असंतोष देखने को मिला, और उस असंतोष के टाइम में, एक पीक टाइम में वाक्य बोला जाता है CJI के द्वारा, और वो कहीं ना कहीं वो वाक्य का इस्तेमाल करके एक सटायर के तौर पे वो एक प्लेटफॉर्म वायरल होता है जिसको हम कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से जान रहे हैं, और एक मूवमेंट शुरू हुआ कि ये जिनको ये जो दबे कुचले हैं अब ये बोलेंगे, ठीक है, इनकी आवाजें पहुंच नहीं रही, ना इनके बारे में सरकार बात कर रही है, तो वो अब अपना बोलना शुरू करेंगे। अब सोशल मीडिया से शुरू हुआ, अब ये जमीनी स्तर पे ये बातें आई है। इस पूरे प्रकरण में एक बात कही जा रही है कि ये देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, पर एक बात जो छुपाई जाती है या बहुत इग्नोर कर दी जाती है, साइडलाइन की जाती है कि उन युवाओं की भी एक बड़ी आबादी गरीब युवाओं की है, और उन गरीब युवाओं की भी अपनी कुछ मांगे हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो इस प्लेटफॉर्म से हो सकता है। युवाओं में भी कुछ जाति की भी कहा जा रहा है ना, देखिए कुछ जाति, एकदम आपने ये बात सही कही कि मैं आपको 2018 का ही एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा दूंगा। एक बड़ी आबादी
जो 12वीं के बाद की पढ़ाई कर रही है, हो तो अव्वल ये रहा है कि 12वीं के बाद की पढ़ाई गरीबों का एक बड़ा आबादी कर नहीं पा रहा। उस बड़ी आबादी का भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है, एससी का 272% डिस्टेंस लर्निंग में बढ़ोतरी हुई। 2018 का टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा था, मतलब ओपन में, यानी कि वो हिस्सा अगर 12वीं के बाद की पढ़ाई कर भी रहा है तो उसको कैसी पढ़ाई मिल रही है, गरीब दलितों के उस गरीब हिस्से को किस तरह की पढ़ाई मिल रही है। मैं उन गरीब दलितों की बात कर रहा हूँ जो सरकारी स्कूलों से पढ़ाई कर रहे थे अपनी, वो किस तरह की पढ़ाई ले रहे हैं। तो एक ये चीज हुआ कि उन गरीब युवाओं की बातें यहाँ से नहीं आ पा रही है। हम जब नीट पेपर लीक की बात करते हैं, जेई पेपर लीक की बात करते हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि जो टॉप 3-4 जो एलीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एक छोटा हिस्सा करीब 70 लाख बच्चे उसका एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भी तो यूथ है, उस यूथ के बारे में कब बात होगी। मतलब ये बहुत शर्मनाक है कि ये 70 लाख जो हिस्सा है, जो जेई नीट यूपीएससी की परीक्षाएं दे रहा है, वो 3.5 लाख करोड़ रुपया हर साल अपने कोचिंग सेंटर पे, खाने पीने पे, पीजी पे, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पूरे देश का जो एजुकेशन बजट है वो है करीब 1,29,286 करोड़, यानी कहाँ 3.5 लाख करोड़ रुपए 70 लाख बच्चे खर्चे कर पा रहे हैं, और कहाँ महज 1,39,000 करोड़ रुपया पूरे देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया जा रहा है। और उसका कहीं ना कहीं घाटा हमको देखने को मिल रहा है कि 2014 में जितने बच्चों ने पहली में दाखिला लिया था, उनमें से 12 करोड़ बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से लीक कर गए। 2024 का ये आंकड़ा है। पिछले 10 साल में 12 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए, छोड़ दिया, मतलब बाहर कर दिए गए। अब इसका जांच होना चाहिए कि क्यों वो बच्चे बाहर हो गए। 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो गए। अभी 2024 का ही डाटा है कि 5वीं के बच्चे 51% बच्चे दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, 70% बच्चे बेसिक जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो इनमें से एक छोटा हिस्सा जो 12वीं पढ़ भी रहा है, वो जा कहाँ रहा है, डिस्टेंस लर्निंग में जा रहा है, डिस्टेंस मोड से S1 से पढ़ाई कर रहा है, जहाँ पे घटिया शिक्षा मिलती है, इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन है, ठीक से क्लासेस नहीं मिलते, टाइम पे टीचर नहीं आता, टाइम पे स्टडी मटेरियल नहीं आता है, घटिया इन्फॉर्मेशन। पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई है क्या? पूरी व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, इसीलिए पूरे शिक्षा व्यवस्था को